दोस्तों नमस्कार। यूएमएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी ग्रुप डी स्पेशल साइंस के लिए, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे थे पाचन से संबंधित कुछ ग्रंथियाँ। ठीक है, मतलब हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आवश्यक है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसमें हमने कुछ ग्रंथियाँ पढ़ ली थी, लार ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ। हमने कुछ ग्रंथियां पढ़ ली थी, उसमें लार ग्रंथियां और जठर ग्रंथियां। अब जो लार ग्रंथियां होती है वो कहाँ पे पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियां होती है वो कहाँ पे पाई जाती हैं। देखो, लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती है, 3 प्रकार की होती है लार ग्रंथियां। पेरोटिड ग्रंथि, अधोवंजक ग्रंथि और एक होती है सबलिंगुअल ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि हमारे यहाँ पे कान के पास, इसे कर्णपूरक ग्रंथि भी कहते हैं, यहाँ पे गाल में पाई जाती है। जो अधोवंजक जो ग्रंथि होती है वो हमारी जो ये होती है, देखो अधोवंजवी ग्रंथि को क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर, जो हमारे जो जबड़े की हड्डी होती है इसमें पाई जाती है। और एक होती है सबलिंगुअल, जो हमारे जीवा से कनेक्ट होती है। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां जो होती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, अमाशय में पाई जाती हैं। अब देखो अमाशय में पाई जाने अमाशय में पाई जाती है और अमाशय की दीवारों पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां। अब जठर ग्रंथियां से जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। उसका पीएच 1.5 से 2.5 के लगभग होता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो जठर ग्रंथियों से जो कोशिकाएं होती है जिनसे जठर रस निकलता है, ठीक है, वो कितनी होती है, 3 कोशिकाएं होती है। एक होती है म्यूकस सेल्स, एक होती है ऑक्सेंटिक सेल्स जिसे पेराटाइल सेल्स भी कहते हैं, और एक होती है जाइमोजिन सेल्स। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा यकृत। यकृत जो होता है मतलब इसका जो वजन होता है 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। ठीक है, नॉर्मली लगभग सब में माने तो 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है इसकी। अब देखो इसी यकृत में हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ कुपर कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, और इसी में क्या होती है, भक्षक कोशिकाएं भी होती हैं जो क्या करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। और इसी यकृत से 2 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के प्रोटीनों का क्या करता है, संश्लेषण करता है। एक होता है फाइब्रिनोजिन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। मतलब ये इनसे इससे स्त्रावित भी होंगे, इसका संश्लेषण भी करेगा और इसका क्या करता है, स्टोर मतलब संग्रह भी करता है। इन दोनों प्रोटीनों का मतलब क्या करेगा, फाइब्रिनोजिन व प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का क्या करता है, विश्लेषण भी संश्लेषण भी करेगा, मतलब निकालेगा भी और इनका संग्रहण भी करेगा। ठीक है, तो भक्षक कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब देखो कोई भी आदमी जब जहर खा लेता है, जहर खाता है तो सबसे पहले उसके जहर का मतलब कहाँ पे अटैक करेगा, सीधा जो हमारी यकृत होती है लिवर, उस पर अटैक करेगा जहर सबसे पहले। ठीक है, तो जहर सबसे पहले कहाँ पे अटैक करेगा, लिवर पे। अब देखो जो मनुष्य जहर खाता है उसकी जांच किस अंग से की जाती है, तो मतलब हमारा जो यकृत होता है उसी को काट कर उसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो जहर कितना फैला है, अगर यकृत से बाहर अगर वहाँ पे किडनी में चले जाता है जहर, ठीक है, तो किडनी के अंदर जैसे जहर जाएगा तो पूरे शरीर में फैल जाता है। जब तक यकृत में जहर रहेगा तब तक आदमी, कोई भी मनुष्य खत्म नहीं होगा। और जैसे यकृत से निकलकर किडनी में चले जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, आदमी की मतलब किडनी से सीधा कहाँ पे जाएगा, ब्लड में फैल जाएगा। और ब्लड में जहर के जाने से मतलब जो भी विषाक्त पदार्थ होंगे या जहरीले पदार्थ होंगे वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं और फैलने के कारण ही क्या हो जाती है, मनुष्य की डेथ हो जाती है। फिर हमने देखो यकृत के बाद में, अब जो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, यकृत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, अग्नाशय होती है। ठीक है, तो यकृत के बाद में हमने क्या पढ़ा, अग्नाशय। अब अग्नाशय से जो रक्त होता है, ठीक है, अब अग्नाशय में भी हमने बहुत सारी कोशिकाएं पढ़ी थी, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल सेल्स। मतलब बीटा कोशिकाएं, अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं, ये सभी कोशिकाएं हमने पढ़ी थी। और इसी अग्नाशय को क्या कहते हैं, पेनक्राइज कहते हैं। और यह सब शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, अग्नाशय है। ठीक है, तो अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय रस का क्या होता है, स्त्रावण होता है, निकलता है, जो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्नाशय जो रस होगा वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जिसका पीएच कितना होता है, 7.5 से 8.3 होता है।
अब जो अग्नाशय रस होता है वो किस प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। देखो अम्ल और क्षार की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब देखो अगर 7 पे जो मान होंगे उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रल या उदासीन मान कहते हैं, ठीक है। और जो उदासीन किसका पीएच होगा, 7 किसका पीएच होता है, भारी जल D2O का पीएच कितना होगा, 7 होता है। अगर 7 से नीचे आ जाते हैं, 0 से लेके 7 के बीच में जितने भी पीएच होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। और अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन ज्यादा देते हैं। और दूसरा मतलब 7 से 14 के बीच में जितने भी होंगे, 7 से ऊपर के, ठीक है, तो 7 से ऊपर के जितनी भी होंगे वो क्या होंगी, क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। क्षार क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। देखो अम्ल और क्षार के बारे में अगर हम देखना चाहें तो देखो अम्ल तो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें हमें याद रखनी होंगी। देखो अम्ल क्या होंगे, H2SO4, ठीक है, HCl, ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और क्षार क्या होंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा अग्नाशय रस। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे अग्नाशय रस। अब देखो अग्नाशय रस का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.5 से 8.3 के लगभग होता है। अब हमारा जो अग्नाशय रस होता है इसमें 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो एमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन होता है, एक कार्बोक्सिल पेप्टिडेट्स होता है, ठीक है, और एक होता है लाइपेज और एक होता है माल्टोज, ठीक है, माल्टेज, ठीक है। अब ये 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज और ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी, इसे कार्बोक्सी हाइड्रेट भी बोलते हैं या कार्बोक्सी पेप्टिडेट्स भी इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं, एमाइलेज और ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिड्स, ये एंजाइम मिलके किसका पाचन कर देते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। जो लाइपेज जो एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं। अब देखो ये माल्टेज क्या करता है, एक हमारे शरीर में मतलब जो यकृत होता है, इस यकृत में एक प्रक्रिया होती है। देखो अब हमारा ये जो यकृत है इसमें कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं। देखो यकृत वो क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया करता है। उसमें क्या करता है कि मतलब ग्लाइकोजन को क्या करता है, तो ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, वो शर्करा में बदल देता है। और जरूरत पड़ने पर वही शर्करा किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। मतलब ये सभी प्रक्रिया कौन करेगा, यकृत करता है। उसी प्रकार ये माल्टेज भी क्या करता है, शर्करा में बदल जाता है। देखो फिर जो होती है हमारी बीटा कोशिकाएं, ठीक है, बीटा कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाते हैं, यकृत अग्नाशय में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका निर्माण कौन सी करते हैं, बीटा कोशिकाएं करती हैं, जिसे बीटा सेल्स भी कहते हैं। अब ये बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज को किस में बदल देती हैं, ग्लाइकोजन में बदल देती है। बीटा कोशिकाएं क्या करेंगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती हैं, ठीक है। और दूसरी होती है अल्फा कोशिकाएं, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं, ये ग्लूकेगोन हार्मोन को क्या करते हैं, स्त्रावित करते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्या होगा, अग्नाशय हो गया। और अग्नाशय के बाद में कुछ अंतर्ग्रंथियां होती हैं जो छोटी आंत और बड़ी आंत की दीवारों पर पाई जाती हैं। वो भी क्या करती हैं, कुछ रसों का स्त्रावन करते हैं और वो क्या करते हैं, भोजन में पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे, अंतर्ग्रंथियां। फिर पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि पीलिया है, मधुमेह है, बहुत सारे रोग होते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पीलिया या मधुमेह, ठीक है। मधुमेह को क्या कहते हैं, डायबिटीज। अब ये जो मधुमेह जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। और भारत में लगभग 6% आबादी क्या होती है, मधुमेह की शिकार होती है, जिसमें क्या होगी, इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है। अब ये देखो मधुमेह में क्या होता है, अगर इसमें इंसुलिन की तो क्या होगी, कमी होगी। अगर रुधिर में, ठीक है ना, ब्लड जो होता है हमारा,
उसमें ग्लूकोज C6H12 हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये क्या होता है, ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, और उसी के कारण क्या आ जाती है, इंसुलिन की कमी आ जाती है। हमारी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें अगर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा, वो नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगी, इंसुलिन की कमी होगी, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ औषधियाँ होती हैं, जो हमारे राजस्थान के एक वैज्ञानिक हैं सुरेश शर्मा, उन्होंने एक औषधि की खोज की थी। कौन से, कदम वृक्ष के, मतलब कदम वृक्ष की जो तना होता है उसी से एक औषधि का निर्माण किया। वो कौन सी होती है, डाई हाइड्रोक्सी किनोन होती है, और एक होती है केंडबाइन। ये जो औषधियाँ होती हैं मधुमेह रोगियों के लिए अच्छी होती हैं। आज मतलब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण मेडिकल मतलब रासायनिक केमिकलों के द्वारा भी इसकी औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, और इसकी खोज किसने की थी, सुरेश शर्मा ने की थी। इसके बाद में और भी कुछ, जैसे कि पीलिया है। इसके बाद में हमारा जो होगा पीलिया, अब इसमें कौन सा प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, कौन सा प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले हमने पढ़ा मधुमेह, ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मधुमेह। और मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। अब इंसुलिन की कमी से देखो कैसे होगा, इंसुलिन की कमी कैसे होती है, मतलब हमारे शरीर में उपस्थित जो ब्लड होता है उस तक अगर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो क्या होगी, इंसुलिन की कमी होगी, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। देखो अब इसके बाद में जो रोग होगा पीलिया। अब पीलिया कैसे होता है, इसमें होते हैं मतलब हमारे शरीर में कुछ पित्त वर्णक होते हैं जिन्हें बिलिरुबिन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये बिलिरुबिन जो होते हैं ये ब्लड की जगह किस में बह जाते हैं, पित्तरस में। ठीक है, अगर ये ब्लड की जगह पित्तरस में बह जाएंगे तो आपकी आंखें, आपकी त्वचा आदि क्या हो जाती है, पीले रंग की दिखाई देने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं। ठीक है, अब जो पीलिया होता है किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यकृत को करता है। यकृत जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पीलिया, उनको भी क्या कर देता है, पीला कर देता है, और उस पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। देखो पीलिया रोग में क्या होगा, हमारा जो यकृत होता है उसमें उपस्थित कोशिकाओं पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने के कारण पित्त वर्णों का ज्यादा क्या होगा, स्त्राव होगा, और वो जो पित्त वर्णक जो होते हैं वो ब्लड के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और पूरे शरीर में फैलने के बाद क्या होता है कि पूरे शरीर में फैल जाएंगे, और फैलने के बाद हमारा शरीर बाहर से क्या दिखाई देने लगता है, पीले रंग का दिखाई देता है, जो क्या होगा, पीलिया रोग होगा। ठीक है, पीलिया रोग होगा। उसके बाद में देखो अल्सर है। देखो अल्सर कैसे होता है, अल्सर सबसे ज्यादा किस अंग को प्रभावित करता है, हमारे अमाशय को करता है। और अल्सर होता किस कारण है, अल्सर ज्यादा भूखा रहने से होता है, मतलब समय से भोजन नहीं करने पे क्या होगा, अल्सर होगा। ठीक है, तो समय से भोजन कर नहीं करोगे तो कौन सा रोग हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। और अल्सर होने के कारण देखो हमारा जो अमाशय होता है इसकी दीवारों पे क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और घाव होने के कारण क्या होता है, जैसे हम कुछ खाएंगे तो हमारे पेट में जलन होगी। ठीक है, तो जलन होगी तो समझ लो कि आपका जो मतलब है अमाशय की दीवारों पे क्या हो गया, घाव हो गए। और ये घाव कब होते हैं, जो हमारी जठर ग्रंथि होती है, इससे जठर रस का ज्यादा श्रवण होगा या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा निकलेगा, तो ये क्या कर देता है, अमाशय की दीवारों पर घाव कर देता है। तो इससे रक्षा करने के लिए मतलब ये तो निकलता रहेगा, 3 लीटर के लगभग निकलता है, 2 से 3 लीटर के लगभग। ठीक है, तो ये तो निकलता रहता है, तो इसकी कमी भी तो मतलब इसको मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ होगा जो क्या कर देता है, इसको निष्क्रिय करता है। तो म्यूकस सेल्स होते हैं, उससे म्यूकस द्रव निकलता है, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे इनको क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, इनके प्रभाव को क्या कर देता है, शांत कर देता है। तो वो क्या करता है, हमारी जठर ग्रंथियों की रक्षा करती है। कौन सी कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद में देखो दस्त। दस्त जो होते हैं मतलब आदमी ज्यादा टेंशन करने से भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा टेंशन करने से भी हो जाते हैं। और फिर देखो कोई चिंता कर लेता है, और ये किसको प्रभावित करता है, बड़ी आंत को। ठीक है, हमारी जो बड़ी आंत का जो काइम होता है ना, काइम बड़ी आंत का, अगर ये जल्दी जल्दी आगे पीछे होगी, ठीक है, तो हमारे शरीर का क्या होगा, सिस्टम हिलेगा, और हिलने से क्या होगा, दस्त हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, दस्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो
और एक मतलब आप किसी प्रेशर में हो या किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे हो, आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर डाल रहे हो, तो आपकी जो छोटी आंत होती है, जो सॉरी बड़ी आंत, इसका जो कायम होता है ना वो जल्दी जल्दी गति करने लगता है, इसके कारण भी आपको दस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कब्ज। देखो कब्ज जो है इसमें हमारी जो बड़ी आंत होती है इसका कायम क्या होता है कि मतलब खिसकने में क्या करता है, कम होता है, मतलब ये जल्दी जल्दी नहीं खिसकता है और इसके खिसकने की गति जो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, कब्ज होती है। अब कब्ज में क्या होता है, मतलब इसकी बड़ी आंत की कायम की गति क्या होगी, कम होगी, जिससे जब भी आप लेटरिन जाओगे तो आपका जो मल होगा वो क्या होगा, कड़ा होगा, और आपको लेटरिन करने में क्या करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बवासीर आती है जिसे पाइल्स कहते हैं। आपका जो गुद्दा द्वार के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी ट्यूमर्स उभर आते हैं, जिससे आपके लेटरिन के दौरान क्या होता है, ठीक है, लेटरिन के दौरान ब्लड बाहर आने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। ये गुद्दा द्वार को क्या करता है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, कोई घातक ज्यादा बीमारी भी नहीं होती, मतलब ये हमारे, और ये इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर से ब्लड बाहर आने लग जाता है। फिर देखो ये होता है क्यों, आप ज्यादा सारे दिन खा पी के पड़े रहोगे, ठीक है, पड़े पड़े रहोगे तो क्या होगा, बवासीर होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा क्या करो, घूमते भी रहो, अगर घूमते रहोगे तो बवासीर नहीं होगी या पाइल्स नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जितने भी रोग होते हैं हमारे शरीर में, मतलब हमारे मतलब खान पान के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो मतलब हो सके जितना पौष्टिक आहार लो, कोई ज़रूरी नहीं कि फल फ्रूट खाओ। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, मतलब ऐसा शुद्ध भोजन खाओ, ऐसे कंकड़ पत्थर मत खाओ, ठीक है ना, इनसे बच के रहो। ठीक है, मिर्ची कम खाओ, ठीक है, गर्मी की चीज़ें कम खाओ, बवासीर से बचना चाहते हो तो। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हमारे खाने पीने पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, तो बवासीर में क्या होगी, हमारे जो गुद्दा द्वार होता है उसको क्या करता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, जिसे लोग मुझ की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है ना, ये वही बीमारी है। तो इसके बाद में देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पीलिया। और पीलिया जो रोग होता है किसके कारण होता है, पित्त वर्णों के कारण होता है, जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। ये किस में मिल जाएंगे, ब्लड में मिल जाएंगे, और ब्लड में मिलने से हमारा जो शरीर होगा वो क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। और जो हमारा यकृत होगा, ठीक है, उस पर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखो अल्सर, अल्सर में अमाशय की दीवारों पे क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। दस्त, बड़ी आंत के कायम का आगे पीछे जल्दी जल्दी होना, दस्त हो जाते हैं। फिर कब्ज, इसमें बड़ी आंत जो होती है, इसके जो बड़ी आंत होगी इसका कायम का आगे पीछे खिसकने में कमी होना, क्या कहलाएगा, कब्ज कहलाएगा। फिर बवासीर, पाइल्स, ये गुद्दा द्वार में होते हैं। इससे हमारे मतलब जब लैट्रिन जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड में, लैट्रिन के साथ ब्लड आने लगता है, इसमें छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं, उनसे क्या होता है, ब्लड स्रावित होता है। ठीक, ये क्या होता है हमारा बवासीर। तो जय हिंद दोस्तों।